जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर यानी कि प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज करवाया जाता है उसका टेस्ट देखेंगे और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड, जैसे दरोगा एग्जाम में आता है उसी टाइप का 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डेली जीके जीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये 100 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक को उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। बताना है कि किस शासक को सिक्का पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है। तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को बिना लिए हुए सिक्का पर अंकित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन बताना है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती थी महिला लोग, कन्या लोग, उनको क्या कहा जाता था वैदिक काल में। तो उनको अमाजु कहा जाता था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा नमदा टोली, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा का। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी पूर्व का बोगाजोइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। बताना है कि 14वीं सदी पूर्व का जो बोगाजोइक अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। बताइए, संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था किसने, पूरा श्रीलंका पर। तो ये राजेंद्र प्रथम है जो संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। वही क्वेश्चन आएगा कि पहली बार श्रीलंका पर किसने विजय प्राप्त किया था। तो ये हो जाएगा प्रथम विजय किसने प्राप्त किया था। तो राजराज प्रथम ने प्रथम विजय श्रीलंका पर प्राप्त किया था। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। तो बताना है, देखिए कौन सा कथन गलत है, जो निकालते हैं देखते हैं। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। सही बात है दोस्तों, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये 1942 को हुआ था, 1942 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर नहीं 0 आवर चलाया गया था। 0 आवर JDR 0 आवर चलाया गया था। सी नंबर ऑप्शन है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। नहीं, ये तीनों समर्थन नहीं किया था, इसलिए पूछ रहा था गलत कौन है। देखिए गलत पूछ रहा था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो हो जाएगा बी और सी गलत है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक गलत है। डी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। 8 नंबर ऑप्शन है, निम्नलिखित में से 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस संगठन का नाम रखा गया था 1885 में। तो इसका ये किसका है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। कब, 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय संघ का। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ, इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसके महासचिव थे ओ ह्यूम थे महासचिव। आप पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कथन है। 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सही बात है, 1938 और 1939 दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने थे सुभाष चंद्र बोस। हालांकि 1939 में इन्होंने गांधी जी से कुछ मतभेद होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला ऑप्शन है, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। जापान की सहायता से नहीं किया गया था दोस्तों, ये जापान की सहायता से नहीं किया गया था, ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। यहाँ लिख देते हैं जर्मनी की सहायता से किया गया था, ठीक ना। तो पूछ रहा था निम्नलिखित में से गलत कथन, तो यही गलत कथन बी ऑप्शन है। ऐसे आगे भी देख लेते हैं।
21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। सही बात है, 21 अक्टूबर को 1943 में ही सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था। उन्होंने तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी नारा इन्होंने ही दिया था। और जय हिंद भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, जय हिंद का नारा। चलिए 10 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा, 10 नंबर देखते हैं की शुरुआत किस शासक ने किया था। मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था, तो ये औरंगजेब ने किया था मस्त जागीर की शुरुआत। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था कौन, तो इब्न बतूता। ये कहाँ का निवासी था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का, ठीक ना। और इनका एक पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में भी क्वेश्चन आता है, रेहला। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई था। 12 नंबर है कि दिल्ली षड्यंत्र केस जो हुआ था उसके प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक के लिए किसे फांसी दिया गया था। 12 नंबर, तो आइए देख लेते हैं। इनमें टोटल 4 लोगों को फांसी दिया गया था दोस्तों। तो कौन कौन थे, तो ये बसंत कुमार थे, हाँ ये भी थे, बाल मुकुंद थे, ये भी थे, अवध बिहारी थे, ये भी थे, और ये कौन थे, तो एक थे अमरचंद नाम था, अमरचंद, याद रखिएगा अमरचंद नाम था, ठीक ना। इन 4 लोगों को फांसी दिया गया था। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही निकल जाएगा, डी ऑप्शन सही निकल जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको। 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कथन बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। सही बात है, ये इनके अगेंस्ट में ही, विरोध में ही सभा चल रही थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई थी, ये भी सही है, यहाँ गोली चलवाया था जनरल डायर ने। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार ने पदोन्नति दिया था, पदोन्नति दी गई थी सरकार द्वारा, तो नहीं, ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछ रहा था कथन सत्य नहीं है यानी कि असत्य है यानी कि गलत है, तो गलत कथन निकल जाएगा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन निकल जाएगा गलत कथन। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। किसने कहा था, तो यह हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये ऑप्शन सही निकल जाएगा। 15 नंबर बताना है, देखिए बताइए। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था। विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था, तो ये राजस्व विभाग, 58 का मतलब होता था राजस्व विभाग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। 16 नंबर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर बताइएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था, तो ये ग्वालियर के सिंधिया लोग जो थे, यही लोग सबसे ज़्यादा अंग्रेज को मदद किए थे 1857 के क्रांति में। 17 का ये ऑप्शन सही है। 18 नंबर बताइए। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। 18 के डी ऑप्शन सही है। 19 नंबर बताना है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, लेकिन इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वही अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त अधिवेशन, ठीक ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस आर्टिकल में है 19 का, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 108 में है, 108 आर्टिकल में वर्णित है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आप नहीं जानते हो तो सही जानकारी भी प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित मंडल के सदस्य नहीं होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? बताना है कौन सदस्य नहीं होता है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होता है, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, क्योंकि देश के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर बताना है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन कौन है? संविधान के 4 भाग में इसका उल्लेख है, भाग 4 में इसका उल्लेख है, सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, सही बात है, ये भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, गलत है, ये न्यायालय में नहीं, इसे लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, तो ये गलत पूछ रहा था और डी ऑप्शन इसका सही आंसर निकल जाएगा, गलत है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? आर्थिक रूप से पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किसने किया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति है, एल.एम. सिंघवी। बलवंत राय मेहता समिति है, ये त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश करता है। और अशोक मेहता, ये देखिए अशोक मेहता, 2 अक्षर है, 1 2 और इसमें 3 है। बलवंत राय मेहता 3 अक्षर हुआ, तो त्रिस्तरीय अशोक मेहता 2 अक्षर है, तो द्विस्तरीय, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा, द्विस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। चलिए इसका सही आंसर 22 का हो जाएगा दोस्तों। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था एल.एम. सिंघवी समिति ने, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, सी ऑप्शन सही है। 24 नंबर है, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का आवंटन, केंद्र व राज्य के मध्य में वित्त का आवंटन किया गया है भाग 12 में, भाग 12 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विधि निर्माण, राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पे राज्य हो जाएगा, राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, बताइए। तो ये अनुच्छेद 249 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 25 का ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? बताना है। तो ये हो जाएगा संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए, सी ऑप्शन सही है। 27 नंबर, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन यह निम्नलिखित में से है कि, बताइए। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? 1966 में जो गठित किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? 28 नंबर, तो ये थे मोरारजी देसाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, इसकी स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो ये शिवरामन सी समिति के अनुशंसा पर किया गया था, सी ऑप्शन सही है। मिलान करना है, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत सुमेलित है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 30 का देखिए क्या होता है, हरित क्रांति तक खाद्यान्न उत्पादन से, ये सही है। पीली क्रांति मक्का से, नहीं गलत है, पीली क्रांति मक्का से नहीं है दोस्तों, पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा, तिलहन, एक मिनट, हरित क्रांति खाद्यान्न से है, पीली क्रांति मक्का से नहीं होगा, तिलहन से हो जाएगा, तिलहन, ठीक ना, तिलहन। कृष्ण क्रांति कपास से है, नहीं ये कपास से नहीं है, डीजल से है, बायोडीजल, याद रखिएगा, बायोडीजल से। तो पूछ रहा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन कौन सुमेलित नहीं था, तो 20 ही है, तो 2 हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर बताना है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई में जो इस्पात संयंत्र लगा हुआ है वो किस देश की मदद से किया गया है? तो ये सोवियत संघ की मदद से किया गया है, सोवियत संघ की मदद से। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है? 32 नंबर बताना है, तो ये हो जाएगा ऋण पत्र भी है, बॉन्ड भी है, सरकारी प्रतिभूतियां भी हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है,
यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगा, वास्तविक आय है जो बढ़ जाएगा। 33 का ये ऑप्शन सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश की मुख्य विशेषता है। 34 नंबर, तो ये अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु ये मुख्य विशेषता। 35 नंबर बताना, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश से किसका सीमा नहीं मिलता है दोस्तों। तो मेघालय का तो मिलता है, त्रिपुरा का भी मिलता है, मणिपुर का मिलता है, मणिपुर का नहीं मिलता, मिजोरम का भी मिलता है, यानी कि इसका नहीं मिलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न पर विचार करने के लिए बोल रहा है। 36 नंबर, ये देखिए पूरा क्वेश्चन आ गया। विचार कीजिए और पूछ रहा है कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। बताइए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये किसके बारे में बोल रहा है। 36 नंबर, तो यह है भूमध्य सागरीय भौगोलिक विशेषता पूछ रहा है किसके बारे में है। तो भौगोलिक सागर के बारे में। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में सही है। सिपकिला ये दर्रा है, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। मानाला दर्रा ये सिक्किम में है। मानाला दर्रा सिक्किम में नहीं है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक ना, याद रखिएगा। जलेपला दर्रा ये सिक्किम में है, हाँ ये सिक्किम में है, सही है। तो इसका सही आंसर निकल जाएगा, सुमेलित नहीं पूछ रहा था, सी ऑप्शन सही। नामचा बर्मा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। नामचा बर्मा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है दोस्तों। तो नामचा बर्मा हिमालय के हिमाद्री या बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। पटना के समीप गंगा नदी के किस दिशा में आकर गंडक मिलती है। पटना के समीप जो है गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है। तो ये उत्तर दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है गंगा। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है। ये कहलाती है मन कहलाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर है, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। टाल का विस्तार तो पटना से मोकामा तक है, पटना जिला में ही मोकामा भी आता है। टाल क्षेत्र का विस्तार पटना से मोकामा। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है दोस्तों। तो दक्षिण पूर्व बिहार में चंदन का मैदान स्थित है। मरुधान किसे कहा जाता है। मरुधान किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। 44 नंबर है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। दामोदर घाटी निगम तो ये हुआ था 7 जुलाई 1948 में। 7 जुलाई 1948 में दामोदर घाटी का उद्घाटन स्थापना। निम्नांकित घास के मैदान में कौन सा सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है ये पूछ रहा है। 45 नंबर, तो आइए देखते हैं घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसमें हो जाएगा दोस्तों ये पंपास। सही सुमेलित नहीं है होगा। पंपास अर्जेंटीना में है, चिली में नहीं है। पंपास अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है, ठीक ना। कंपोज उत्तरी ब्राज़ील कंपोज में है। अर्जेंटीना में पंपास, लानोस वेनेजुएला में, सिल्वास दक्षिण ब्राज़ील में। सभी सही है, ये गलत हो जाएगा। 45 का बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा उसका। दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही है। 46 का कौन सा मिलान सही है। तो ये मोनोमीटर गैसों का दाब से सही है। पायरोमीटर का उच्च ताप से, ये भी सही है। फिर है ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, हाँ ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक को स्वीकार किया गया है साथियों। तो ये टोटल 7 मूल मात्रक है, लेकिन स्टार्टिंग में 6 मूल मात्रक थे। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है क्या है। तो ये लिटमस भी, हाँ ये भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है, लौंग भी है, यानी कि सभी हो जाएगा 1 2 3 4। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये बोला सभी सही है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन भी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 50 नंबर बताना है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बर्तन को चमकीला किससे बनाया जाता है? तो ये जिंक ऑक्साइड से बनाया जाता है बर्तन को चमकीला। मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? असत्य पूछ रहा है। त्वचा से सांस लेता है, तो सही है, मेढक त्वचा से सांस लेता है। मेढक त्वचा से सांस लेता है दोस्तों। और फिर है शीत रक्त प्राणी है, तो ये भी सही है, मेढक शीत रक्त प्राणी है। और कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, गलत है, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है, यानी कि ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप में पाई जाती है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से कौन सी रसायन पाई जाती है दोस्तों, बताना है। तो ये पाई जाती है एलिथ्रीन, एलिथ्रीन नामक रसायन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में पाया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो ये 1000 किलोग्राम CO2 होता है, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? मानव शरीर के कुल भार का कितना हिस्सा, ये देखिए, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है? तो ये 65%, मानव शरीर के 65% ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 55 नंबर। तो देखते हैं, मैग्नीशियम आतिशबाजी में मैग्नीशियम का होता है, सही बात है। फर्टिलाइजर में मैग्नीज में फर्टिलाइजर, ये भी ठीक है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, ये भी सही है। फिर गैल्वेनीकरण में तांबा का प्रयोग होता है, तो तांबा का गैल्वेनीकरण में नहीं होता है, गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग होता है, Zn, जिंक, याद रखिएगा। पूछ रहा था कौन सुमेलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 56 नंबर है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? कौन सा अपरूप है जो अंधेरा और वायु में रखने पर स्वतः अपने आप जल उठता है फास्फोरस का? तो श्वेत फास्फोरस है जो अपने से जल उठता है। 56 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर है, 57 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसका सबसे अधिक अम्ल वर्षा में मात्रा होता है? तो ये होता है 57 का, ये H2SO4 का मात्रा सबसे अधिक होता है, H2SO4 का। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, चूहा मारने की दवा किस रसायन का प्रयोग, चूहा मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? बताइएगा। चूहा मारने की जो दवा है उसमें किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम साइनाइड का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि हो जाएगा इसका सही आंसर ये उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? सांस लेने एवं सांस को छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह स्टेपिज है जो कि कान में पाया जाता है, सही आंसर यही होगा, ये ऑप्शन। और ये फीमर सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ में पाया जाता है। निम्न पर विचार करने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है, उपयुक्त कथन में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि ये जो दो वाक्य बोल रहा है ये किससे संबंधित है, नीचे वाला ऑप्शन से। तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? तो ये हो जाएगा, किसके बारे में बोला? अग्नाशय है। और फिर बोला यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं, तो ये अग्नाशय के बारे में बोल रहा है। 61 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व पूछ रहा है, तो एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। ऐसे ये सेकेंड नंबर में भारी है, ऐसे फर्स्ट नंबर में आता है ओस्मियम। ओस्मियम ऑप्शन में है नहीं, ठीक ना, ओस्मियम ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे यही रहता, अगर ऑप्शन में तो यही आंसर होता ओस्मियम, लेकिन ओस्मियम ऑप्शन में नहीं है इसलिए यूरेनियम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण कौन सा नहीं है? 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये शकरकंद तना का उदाहरण नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो ये पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
65 नंबर है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये पीलिया है जो मलेरिया से प्रभावित होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से है? आम्रपाली का संबंध किस नगर से दोस्तों? तो ये वैशाली से है आम्रपाली का संबंध। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप डेली इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो प्राप्त हो सके। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडा जलधारा कौन सा नहीं है ये बोल रहा है। तो कनारीज ये ठंडा है, हमबोल्ट भी ठंडा है, ओवासिवो भी ठंडा जलधारा है, लेकिन अगुल हास जो है ये ठंडा जलधारा नहीं है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि से पूछ रहा है तो बैकाल झील है साफ पानी की सबसे बड़ी झील। टोरेस जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है? टोरेस जलडमरू मध्य जो है किन दो द्वीपों के मध्य में स्थित है? 70 नंबर। तो ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है कौन? टोरेस। आगे देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिलेंगे? वैध मत मिले बताना है। तो इसका सही आंसर सोल्व करने पे ये 2700 हो जाएगा। 71 का ए ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? बताइए। तो ये 10.2/3 किलोग्राम जिंक को पिघलाना होगा। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में करता तथा बी अकेले इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? इसको सोल्व करिएगा दोस्तों तो ऑप्शन आ जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 दिन लगेगा। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 82 नंबर, 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? 15 जुलाई 2024 को नेपाल के चौथा बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये हो जाएगा इसका आंसर केपी शर्मा ओली। बी ऑप्शन से हो जाएगा केपी शर्मा ओली, याद रखिएगा। चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? किसने अपनाया है? तो ये बुर्किना फासो ने अपनाया। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुआ? हाल ही में कहाँ पर? पूर्व राष्ट्रपति, अभी वर्तमान में भी यही राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति यही दूसरी बार इस बार जीते हैं। तो गोलीबारी की घटना, उन पर गोली चला था कुछ दिन पहले, तो बताइए कहाँ पे चला है? तो ये पेंसिल्वेनिया में चला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र के किस जिला में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? 87 नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। ये देखिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये विजयवाड़ा में किया गया है, विजयवाड़ा में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया है? किसका जीवनी है? स्वर स्वामिनी आशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का, ये आशा भोसले की जीवनी है, आशा भोसले। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है साइमन मार्क को। ये ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन गलत है ये पूछ रहा है। 91 नंबर, तो ये कैरिकुलम जो है ये गलत लिखा हुआ है, और सभी सही है, कैरिकुलम गलत, ये ऑप्शन। 92 नंबर पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछ रहा है।
एप्रीएंट के, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 92 नंबर का, तो हो जाएगा हिडन। एप्रीएंट के हिडन हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का पूरा वाक्य कौन सा होगा? आटे दाल का, सॉरी आंसर तो बता दें। आटे दाल का मालूम होना, इस मुहावरे का पूरा वाक्य किससे होगा? तो आटे दाल का भाव मालूम होना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन किया जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। 94 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुज। 95 नंबर क्या कह रहा है? ये रीजनिंग है दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हेमा, रेखा, जया, सुषमा, निमी और बरखा एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हुई है। मैप में ऐसे उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, याद रखिएगा। तो यही बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ। जया के बगल बरखा जो है जया के बगल में नहीं बैठी है और जया एकदम दाएं सिरे पर बैठी है। निम्मी और बरखा के नीचे में केवल हेमा बैठी है। निम्मी सुषमा और जया के बगल में नहीं बैठी है। सुषमा और जया के बीच में केवल रेखा बैठी है। बरखा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है ये पूछ रहा है, तो इसको सीटिंग अरेंजमेंट की तरह से बनाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का, ये सुषमा निकलेगा। इसका सही आंसर सुषमा बैठी है, 95 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 96 देखते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात करिए। 4 का विपरीत पूछ रहा था, तीनों में 5 नहीं दिख रहा, 5 आंसर इसका सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में रिस्पेक्ट को ऐसे लिखा जाता है, ESEPRST के रूप में लिखा जाता है। ऑनर को ऑनर ऐसे लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ये करेज को कैसे लिखा जाएगा पूछ रहा है, तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घर में गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा धार की सभी सुविधाएं होना, धार की सभी सुविधाएं होना। 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों? 99 नंबर, तो ये हायरिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 100 नंबर, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये बिहार के पटना जिला के फतुहा में स्थापित किया गया है ये जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।